ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा। तो रिवॉल्यूशन होता क्या है? रिवॉल्यूशन में मतलब कुछ चीज़ में तुरंत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है, राइट। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो अनाज है उसके उपज में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो फिश है और और जो मराइन प्रोडक्ट्स हैं उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी, रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो है लॉन्च किया गया था 7th 5 ईयर प्लान के में, पर इतना मतलब बहुत ज़्यादा ही तो सफल नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे उसने जो है अपना ग्रोथ रेट तेज किया। देखिए फिशरीज जो है इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, जो अकेले ही 6 to 10% ग्रोथ रेट दे रहा है, वो भी पिछले 5 सालों में, राइट। और जो ग्रोथ रेट है इस 5 सालों में एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो 2.5% है, मतलब उसके दुगने से भी बहुत ज़्यादा है ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फिशरीज, राइट। तो एक तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरा जो है ये इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जो अपना जो सी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी श्रिम्प हो गया, मछली होगी या कोई और प्रोडक्ट हो गया, तो वो सब हम लोग कहाँ बेचते हैं? ज़्यादातर यूएसए में। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है पर 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पर 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, राइट। एक्वाकल्चर क्या होता है कि एक्वा मतलब पानी में जो लोग रहते हैं वहाँ के जीव, राइट, वो कल्चर को डेवलप करना है, उनको उगाना है, राइट, फिर उसको हार्वेस्ट करना है। तो यही होता है पानी में, एक्वा में या पानी में कौन कौन रहता है, जो भी है श्रिम्प हो गया, फिशरीज हो गई, एल्गीज हो गए, और बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन भी रहते हैं, सीवीड रहते हैं। तो ये सब को जो है हमको उगाना है, उसको कल्टीवेट करना है, और कंट्रोल्ड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, राइट। क्योंकि अब कोई भी जो भी प्लांट है, ये जो भी फ्लोरा फौना है ओशियन का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में उग जाएंगे, राइट। तो उनको कंट्रोल्ड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं और उसे यूज करते हैं अपने कॉमर्शियल, रिक्रिएशनल जैसे ऑर्नामेंटल हो गया, राइट, कि जो मछली को टैंक में सजा के रख देते हैं, सब सुंदर लगता है, वो भी है, और या पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये होता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करना, कंट्रोल्ड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। और पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर होता है फिश को ग्रो करना, राइट। एक्वाटिक कल्चर में जो है, एक्वाकल्चर में सभी कुछ आ जाता है, जो ओशियन में रहने वाले फिश के अलावा जो श्रिम्प हैं, एल्गी हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब आ जाते हैं। पर पीसी कल्चर में केवल और केवल फिश को हम लोग उगाते हैं और उसको यूज करते हैं डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पज़ के लिए, राइट। तो ये अंतर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है पीसी कल्चर जो है केवल मछली उगाने को, उसको ब्रीड करने को, रियर करने को, यानी कि पालने को बोलते हैं। और एक्वाकल्चर जो है जो भी एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है उन सब के फार्मिंग को बोलते हैं। और एक चीज़ और है कि जो फिशरी है और जो एक्वा प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो 1% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि फिशिंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना रखता है, कि 1% जीडीपी हमारा वही बनाता है, और एग्रीकल्चर जीडीपी का तो 5% से भी ज़्यादा बनाता है। और अब तो एग्रीकल्चर जीडीपी में और कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 6 to 10% है, और एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है जो 2.5% केवल है इन द लास्ट 5 ईयर्स। चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस क्या है कि जो फिशिंग प्रैक्टिस की जा रही है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। जैसे FAO, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि जो भी दुनिया की ग्लोबल मराइन जो फिश स्टॉक है उसकी 90% को या तो पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, या इतना एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, इतना फिशिंग कर दिया गया है
कि अब वो फिशिंग जो है बायोलॉजिकली रिकवर नहीं कर सकते, कि फिश जो है रिप्रोडक्शन कर करके खुद को वापस से अपनी जनसंख्या बढ़ा ले, ऐसा हो नहीं सकता, वो ख़त्म कर दिए सब। तो इस तरह अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो ये एक समस्या है, और वो सेम इंडिया में भी है, राइट। लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की, क्योंकि जो हमारी जो इनलैंड फिशरी, इनलैंड मतलब जो दो तरह की फिशरी, एक मराइन फिशिंग होती है जो कोस्टल एरिया में की जाती है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल जैसे बड़े बड़े समुंदर में, राइट। और एक होती है जो ज़मीन के, जो हमारा देश है, जो ज़मीनी उसका भाग है, उसके अंदर बहुत सारे पोखरे, तालाब, कैनाल, ये सब बने रहते हैं, उसमें जो फिशिंग करते हैं उसको बोलते हैं इनलैंड। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर जो फिशिंग हो रही है, राइट। और मराइन मतलब समुंदर में। तो इनलैंड फिशिंग जो है उसकी प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है, पता ही है, बहुत मतलब इतना संसाधन तो है नहीं, तो जब टेक्नोलॉजी ये सब इतना यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम ही रहेगी ना। जैसे नॉर्वे में एक जो फिशरमैन है, एक दिन में 250 किलोग्राम फिश पकड़ता है, राइट। और जो इंडिया है वो केवल 4 से 5 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मॉडर्न इक्विपमेंट, जैसे जो बड़े बड़े, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फिशरमैन हैं वो गरीब हैं, तो वो कैसे फिशिंग करते हैं, जो अपना ट्रेडिशनली जो उनका बोट है उसको ले जाते हैं, और वो बोट जो है हाथ से भी, जैसे खेवैयाँ होते हैं ना, तो खेवैयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उससे वो फिशिंग करते हैं। और जो मॉडर्न में होता है तो उसमें क्या होता है, मशीन वाला जो है बोट होता है, स्टार्ट करो और अपना बोट जो भी फिशिंग है वो शुरू कर दो, राइट। तो अब देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना है। तो हम लोग चाह के भी बहुत ज़्यादा दूर जाके जो है फिशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है हाथ से खेवैया वाले सिस्टम से, मोटर लगा नहीं है, राइट, कि दबाए और बहुत दूर जल्दी जल्दी निकल गए, कितना दूर जाएगा आदमी। जो कोस्टल एरिया उसके नज़दीक में ही रहेगा, क्योंकि मशीन वाला तो बोट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब कोस्टल एरिया के नज़दीक ही रहेंगे तो जो बहुत ही डीप सी होता है, राइट, जो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर होता है, समुंदर का जो मेन एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा मछली होगा, पर वहाँ आप जा नहीं सकते, इसलिए आप कम ही मछली निकाल पाएंगे, राइट। तो ये है। और दूसरा क्या होता है कि अब चूँकि हाथ से करना है तो वो तो सब लोग कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग अपने कोस्टल एरिया के नज़दीक ही जो फिशिंग है वो करते हैं, तो काफ़ी लोग अगर एक ही जगह लगे रहेंगे तो वहाँ ओवर फिशिंग हो जाएगी। तो ये भी हमारे यहाँ समस्या है, राइट, कि एक तो डीप सी में जो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोटर का इस्तेमाल तो करते नहीं हैं, और दूसरा नज़दीक में ही हैं तो नज़दीक में काफ़ी लोग आके ओवर फिशिंग कर दे रहे हैं। फिर लैक ऑफ वैरायटी, जैसे जो स्पीसीज़ हैं मछलियों की, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो वो हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते। जो हमारे जो फिशरमैन है वो ट्रेडिशनली अपना फिशिंग करते हैं, जो भी उनको पता है उसी वैरायटी की वो फिशिंग करते हैं, उनको डिफरेंट वैरायटी पता नहीं है, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी देखिए नहीं पता है तो क्या होगा। अब जैसे जो ऑर्नामेंटल फिशिंग होती है, जो जैसे जो टैंक में जो सुंदर सुंदर मछलियाँ जो लगा के रखते हैं लोग, तो वो अलग उनको अलग टाइप की वैरायटी है, राइट। उस वैरायटी का जो फिशिंग है अगर आप करते हैं तो कितना अच्छा दाम मिलेगा, राइट, पर वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो रिसर्च होती है और जो फिशिंग, जो हमारे फिशरमैन हैं उनके बीच में एक डिस्कनेक्ट है। तो रिसर्च हो भी गई कि हाँ ये तरह की जो है फिशिंग मछलियाँ होती हैं जो अच्छी जो है दाम में बिक सकती हैं, या अच्छा जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स है, वो सब नहीं पता है फिशरमैन को, तो वो अपने हिसाब से ही करेगा। तो ये एक डिस्कनेक्ट बना है। जैसे एक हाई वैल्यू एक मछली होती है ट्यूना, तो ट्यूना जो है वो फिशरमैन जो है पकड़ भी नहीं सकते, राइट, जबकि ये अच्छा दाम इसका मिल जाता है टूना का। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि ये डीप सी में उधर मिलेगी और डीप सी में मिलेगी, और ये अपने ट्रेडिशनल जो बोट है खेवैया वाला वो इस्तेमाल करेंगे तो वो पा भी नहीं पाएंगे, राइट। फिर एक क्लाइमेट चेंज। अब देखिए आप फिशिंग कर रहे हैं तो समुंदर में कभी भी जो है स्टॉर्म आ सकता है,
कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो पता होता था, जो फिशरमैन है वो अपना अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ भाई हमें जो है इस हिसाब से इस समय जाना है, फिशिंग करना है, इस समय नहीं करना है, क्योंकि उन्हें मौसम का अंदाज़ा लगा से। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मौसम का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो नहीं लगा पाएंगे आप तो क्या होगा, आप कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद मराइन पोल्यूशन जब फैलेगा समुंदर में तो क्या ही होगा कि मछलियाँ मर जाएंगी उधर की। एक तो नज़दीक में फिशिंग कर रहे हैं, उधर भी मछलियाँ मर जा रही हैं, तो कहाँ से फिशिंग करेंगे। और रिलीजन कई लोगों के लिए ये जो है बहुत ही मतलब मछली ये बहुत नॉन वेजिटेरियनिज़म और वेजिटेरियनिज़म वाला मामला हो जाता है, तो वो इस प्रोफेशन में आना भी नहीं चाहते हैं, भले ही वो उनके अंदर वो स्किल होगा, राइट। फिर बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी, जैसे मछली आप मार तो लिए पर अब उसको रखोगे कहाँ, तुरंत तो बिकेगी नहीं, तो उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो वो सब है नहीं। तो सस्ता उपाय जो फार्मर करते थे वो क्या करते थे, फॉर्मेलिन नाम का एक दवाई आता था, वो डाल देते थे। तो इससे हुआ क्या, जो हमारी मछलियां हैं वो दूसरे देशों में बिकने से बैन हो गई। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिन उसमें पाया जाता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो दूसरे देशों में हाई हैं, तो वो इस तरह हमारा नाम भी ख़राब होता है हमारे फिशिंग इंडस्ट्री का। और एक ये भी है कि जो हमारी फिशिंग बाउंड्रीज़ है वो भी अच्छे से निर्धारित नहीं है। जैसे अब यहाँ पे है अच्छे से डिसीजन नहीं है कि इंडिया का कितना पार्ट है और श्रीलंका का कितना पार्ट है। तो बहुत बार क्या होता है कि भारत के जो फिशरमैन है वो फिशिंग करते हुए इधर चले जाते हैं, और श्रीलंका के लोग जो है उनको जेल में बंद कर देते हैं, या कई बार तो गोली भी लग जाती है, राइट। तो ये सब समस्याएं हैं। अब देखते हैं कि बहुत सारे फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, राइट। और ये देखिए, ये आप जो है यूपीएससी मेंस में आएगा तो ये फिगर बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। जो नीचे के एरिया हैं, देखिए जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, राइट, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो फिशिंग अच्छी ही होगी। जैसे ये वेस्ट बंगाल वाला हो गया, राइट, फिर ये उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ये सब क्या है, मेजर एरियाज़ हैं फिश प्रोडक्शन में, राइट। फिर ये जो एरिया हैं यहाँ पर इनलैंड फिशिंग ज़्यादा होगी, पोखरा वाली, पर यही है ये कम, पोखरे में कितना ही निकालोगे, राइट। तो इधर जो है पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, यूपी बिहार मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राइट, झारखंड हो गया। उसके बाद जो ये असम हो गया, क्योंकि यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी है तो उधर भी आप फिशिंग कर सकते हैं, राइट। तो इधर से जो है माइनर एरिया है, यहाँ पे कम परसेंटेज ऑफ फिशिंग निकलती है। और ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ तो पता ही है पानी कम है, ये तो मरुस्थल एरिया है तो इधर क्या ही मिलेगा। और ये जो हिमालय एरिया है तो यहाँ पर ठंडी बहुत रहती है, तो इधर भी फिश प्रोडक्शन कम होता है। तो ये मैप आप बना सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है फिशरीज डेवलपमेंट के लिए। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, तो उसने 8 जो है फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होता है, वही जो मैंने बताया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करेगा, बहुत अलग अलग वैरायटी ये सब पता करेगा, नए नए टेक्निक्स पता करेगा कि भाई कैसे फिशिंग करनी है, और वो फार्मर्स को बताएगा, राइट। फिर दूसरा क्या है, कोल्ड स्टोरेज और फैसिलिटी और रेफ्रिजरेशन, कि भाई मछली मार तो लिए इतना सारा, पर उसको रखोगे कहाँ, काफ़ी दिन तक आपको चलाना है ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके और हाई वैल्यू मार्केट में बेचा जा सके, तो वो भी स्ट्रेटजी है, राइट। फिर फिशरमैन का ट्रेनिंग करना है कि भाई GPS का इस्तेमाल कर लो, है ना, ताकि दूसरे देश के उसमें ना जाओ, टेरिटरी में मत फिशिंग करो। फिर मोटराइज्ड जो बोट है उसको इस्तेमाल करो, ताकि जो है ज़्यादा डीप ओशियन में डीप सी में जाके फिशिंग करो और मछली पकड़ो। फिर ओवर फिशिंग भी अवॉइड हो सकता है, तो ये ट्रेनिंग करना है, राइट। और विलेज पंचायत को जो है एक अथॉरिटी दे दो कि जाओ फिशिंग डेवलपमेंट करो अपने अपने गांव में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गांव में पहले तालाब हुआ करती थी, और गांव के लोग जो है उस तालाब से जो है मछली निकालते थे और वहीं आसपास उसको बेचते थे, राइट।
तो और अब तो वो तालाब पाट दिया गया है। पर ये जो तालाब है, ये जो पोखरे हैं, तो इसको जो है विलेज पंचायत फिर से डेवलप कर सकता है और मॉडर्न जो है मॉडल फिशरमैन विलेज बनाया जा सकता है कि जो भी कोस्टल कम्युनिटी में, जो कोस्टल एरिया में जो फिशरमैन रहते हैं, राइट, तो फिशरमैन्स का जो गांव है उसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटी आप दें ताकि वो लोग अपना जो है इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने फिशिंग में, जो उनका फिशिंग का जो सेटअप है ना। तो ये एक फिशरमैन विलेज बना सकते हैं हम लोग कोस्टल एरिया में। फिर ब्रैकिस फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई हैं। ये क्या करती हैं, कोस्टल एरिया में रहती हैं और जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो है जो टेक्निकल सपोर्ट देंगी ताकि आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी, राइट, कि लोन वोन चाहिए, फिर एक्सटेंशन सपोर्ट देंगी कि कोई एडवाइस चाहिए, रिसर्च करके आप बताया जाएगा जो भी फार्मर्स हैं। तो ये ब्रैकिस फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी भी है। फिर इंश्योरेंस देना है कि जो फिशरमैन है जा रहे हैं समुद्र में, डूब सकते हैं, स्टॉर्म आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी देनी चाहिए। फिर जो है जो माइक्रो क्लाइमेटिक जो है उसको रिसर्च करना है ताकि पता चले कि भाई क्लाइमेट क्या चल रहा है ना, तभी तो वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं आप। डेवलपमेंट जो फिशिंग हार्बर है उसको डेवलप कीजिए कि जो भी वेरियस अरेंजमेंट है, चाहे वो लॉजिस्टिक का होगा या ट्रांसपोर्ट का होगा, ये सभी जो है फिशिंग हार्बर में होते हैं, तो उसको भी हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है, तो एक तो केज कल्चर बनाया गया है कि बहुत सारा क्या होता है कि ऐसे जो है एक केज बना दिया जाता है और केज जो है उसमें आकर मछली जैसे ही उस एरिया में आती है, फिर वो जो पिंजरा है वो गिरा दिया जाता है ताकि बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अधिक मछली पकड़ी जा सकती है, राइट। तो केज कल्चर लाया गया है। ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 लाया गया है, तो इसके लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, NFDB, राइट। तो NFDB जो है क्या करती है, फिशरीज फार्मर जो फिशरमैन है उसको ध्यान रखेगी, उनका डेवलपमेंट करेगी, जो फिशिंग टेक्निक है, क्वालिटी है, ये सब कुछ वो अच्छे से ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो फिशरमैन है उनको जो है ट्रीट नहीं किया जाता था पहले एक प्रॉपर जो फार्मर है उसकी तरह। तो जब उसकी तरह ट्रीट नहीं करोगे तो फार्मर को जो मिलने वाली सुविधाएं, वेलफेयर प्रोग्राम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, वो आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपको फार्मर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फार्मर की तरह आपको ट्रीट नहीं करते हैं। तो इससे तो ये जो स्कीम है वो फिशरमैन को प्रॉपर फार्मर की तरह ट्रीट करके उसको सारी सुविधाएं देंगी, राइट। और दूसरा क्या करेगी, जो भी एक फिशरीज पूरा इकोसिस्टम है वैल्यू चेन का, उसमें जो भी गैप्स हैं, जो क्रिटिकल गैप्स हैं उसको भरेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी। फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेगी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब मछली तो आपने हार्वेस्ट यानी कि मतलब मार लिया, राइट, आप पकड़ लिया मछली, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको पैकेजिंग करनी है, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, और अंदर जो सिटी एरिया है वहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेलिन यूज़ कर लिया था तो क्वालिटी पे धब्बा लग गया, ठीक है, और अच्छी प्रोडक्टिविटी डालनी है। तो ये सब क्या करेगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और मनरेगा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि पोखरे खनने में, कि भाई हर गांव में जो है तालाब तुम खन दो, है ना, उसको, और उसके बाद तालाब बना दिया, और होगा क्या, वहाँ से गांव वाले जो है वहाँ से मछली ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो भी कम होगी, और दूसरा लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, तीसरा हमारा जो है फिशिंग में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मनरेगा इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या है, भारत का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबा है, 7516.6 किलोमीटर का है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो कोस्ट के नज़दीक ही अगर फिशिंग करो तो भी बहुत फिशिंग हो जाएगी। और दूसरा है हम लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है कि जो ओशियन में एरिया होता है, आपका जो कोस्ट लाइन है, राइट, आपका जो कोस्टल एरिया है उससे कितनी दूर जाके, है ना, आप फिशिंग कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, राइट।
वो आपका इकोनॉमिक जोन हो गया, एक्सक्लूसिव है वो भी आपके लिए, दूसरा देश उस इकोनॉमिक जोन में नहीं आ सकता, उस ओशियन के उस एरिया में नहीं आ सकता। तो भारत के पास ये कितना है, 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। और एक और ये भी है कि हमारी जो टोटल फिश प्रोडक्शन होती है वो 65% इनलैंड होती है। सोचिए, मतलब इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारे पास, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और हम केवल 35% जो है मराइन फिशिंग करते हैं, 65% तो हम लोग इनलैंड फिशिंग करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग, पोटेंशियल कितना है, बहुत पोटेंशियल है। और एक ये है, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है कि हायर फिशर प्रोडक्शन अरेबियन सी में क्यों होता है। इसलिए क्योंकि अरेबियन सी की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, राइट, उधर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही ब्रॉड है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए मराइन फिशरीज पे, केवल 35% हो रहा है, इसलिए इसको एक पॉलिसी बनाओ। और इसमें जो है, जो डीप सी फिशिंग जो वेसल्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े नाव होते हैं जो डीप सी में जा सकते हैं, मोटराइज्ड होते हैं, उसको हमको जो है लाना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, है ना। फिर इंटेंसिव फिश फार्मिंग हमको करनी है, कैसे, बहुत सारे हमको जो सीड है और बेटर सीड क्वालिटी चाहिए। बेटर सीड क्वालिटी क्यों चाहिए, ताकि हम लोग जो मछली हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये मछली की जो पॉपुलेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं वो डाइवर्स हो, अलग अलग प्रजाति की जो सीड, मतलब जो प्रजाति है, राइट, जो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है, उस तरह की मछलियाँ। तो अलग अलग प्रजाति की हमको सीड चाहिए और वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, राइट। और डाइवर्सिफिकेशन करना है हमको स्पीसीज़ का। और तीसरा क्या है, रीसर्कुलेटरी